अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें हम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर 4 डिस्कस किया था, थ्रेड्स का, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर की थी। इसमें जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था वो था थ्रेड पूल्स का, ये वाला इम्प्लिसिट थ्रेडिंग का। और इसमें हमने ये कहा था कि एक वो है कि इम्प्लिसिट थ्रेड्स क्या होते हैं, और इस पूरे चैप्टर को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। बीच में थोड़ा सा गैप आया क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा मसला था, तो इस वजह से मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो आज से इंशाल्लाह इसको हम रिज्यूम करेंगे, और जितने लेक्चर्स मिस हुए हैं उनको भी कोशिश करेंगे कि कंपनसेट कर सकें। अच्छा, इस चैप्टर में जो चीज़ें रहती हैं वो दो हैं, दो टॉपिक्स इसमें रहते हैं। एक थ्रेड पूल्स का एक टॉपिक है, ये रहता है, और एक थ्रेड इश्यूज़ का एक टॉपिक है, ये रहता है। ठीक है, तो ये दोनों आप अगर ख़ुद देखना चाहें तो देख लें। ये छोटे छोटे वो हैं, क्या हैं, टॉपिक्स हैं। तो अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो एक नज़र देख लें, इससे कोई ये इतना मुश्किल नहीं है। और थ्रेड इश्यूज़ भी सिर्फ दो ही स्लाइड्स हैं। इसके बाद ये नीचे के जितने हैं दे आर एग्जांपल्स फ्रॉम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो इस चैप्टर में और इसके नीचे कुछ ख़ास नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इन दो टॉपिक्स को देखना चाहते हैं तो इधर से देख लें। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि देख लें, ऐसा ना हो कि कल को पेपर में आए तो फिर आप ये ना कहेंगे ये हमने नहीं पढ़े। ये आप एक नज़र ख़ुद देख लें, 3-4 स्लाइड्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, चैप्टर 4 के बाद नेचुरली हमें चैप्टर 5 स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप चैप्टर 5 को थोड़ा सा गौर से देखेंगे और इसको एनालाइज करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि चैप्टर 5 इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। इसमें थोड़े से मुश्किल टॉपिक्स हैं, और मैं फ़िलहाल ये नहीं चाह रहा कि आप अभी से डर जाएं इस कोर्स से या इस स्पेसिफ़िक टॉपिक से। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी अजीब अजीब एल्गोरिदम्स हैं, और इसमें थोड़ी सी प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हैं। तो इस वजह से मैं फ़िलहाल इसको आपके जो वो है आपको मैं ये नहीं करा रहा। चैप्टर 5 जो है, ये चैप्टर 5 हम चैप्टर 6 के बाद करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे फॉर एग्जांपल डेडलॉक है और स्टारवेशन वगैरह है। तो ये चूँकि ये चैप्टर 7 है या चैप्टर 8 है डेडलॉक्स का, तो जब तक आपको ये ना क्लियर हो तब तक ये टॉपिक्स आप इतनी आसानी से नहीं क्लियर कर सकते। ठीक है, तो ये चैप्टर हम करेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन थोड़ा सा बाद में, अभी फ़िलहाल नहीं। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर 6 जो है उसका नाम है CPU शेड्यूलिंग। ठीक है, तो जो इसमें क्या क्या डिस्कस होगा और ये हम किस तरह से कवर करेंगे, ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। लेकिन इसको समझने से पहले, इसको पढ़ने से पहले आप ये याद रखें कि जो चीज़ें मैं इन स्लाइड्स से करा रहा हूँ, ये आप अपनी तरीके से किसी भी जगह से अगर आप करना चाहें, कवर करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है, आप जिस तरह से कवर करना चाहें। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि आपको मल्टीपल सोर्सेज से समझाऊँ ताकि आपको मसला ना हो समझने में। ठीक है, अब इस स्पेसिफिक चैप्टर का जो टॉपिक है या इसके अंदर जो चीज़ें हैं, दे आर एक्चुअली वेरी इम्पोर्टेंट इन एवरीथिंग ऑलमोस्ट। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको हर एक इंटरव्यूज़ वगैरह में मिलेंगे, और आपको जब आप किसी से कहें कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम आती है, तो वो शायद आपसे 80 to 90% क्वेश्चन सिर्फ इस एक चैप्टर में करें, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस काफ़ी सारे बनते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चैप्टर आपको क्लियर हो, और बिलीव मी ये आसान है। प्रॉबली दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर्स, इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए पिछले चैप्टर्स पे, तो तभी आप इस स्पेसिफिक चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसको इन स्लाइड्स को मैंने थोड़ा सा देखा है, तो ये जो सिल्वर चैट्स वाला फ़ोल्डर है, ये वाला, ये थोड़ा सा मुश्किल है।
मुश्किल नहीं है, इसमें इंफॉर्मेशन कम है। तो या तो आप ये एक नज़र देख लें, लेकिन मुझे पता है कि इसको आपको समझने में मुश्किल होगी। और सिमिलरली अगर आप यहाँ इस CPU शेड्यूलिंग के चैप्टर को देखें तो इसमें भी आपको मेरे ख्याल में थोड़ी सी उतनी आसान नहीं लगेगी जितना ये चैप्टर आसान है। लेकिन फिर भी दीज आर वेल रिटन। ये जो लिंक मैंने आपके साथ शेयर की है, दिस इज़ रिलेटिवली ईजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक दूसरे वो बताता हूँ, एक दूसरा फ़ोल्डर, इसमें ये अदर्स का फ़ोल्डर है। इधर जाएं और इस कंप्लीट के फ़ोल्डर के अंदर अगर आप ये चैप्टर 5 ये खोल लें, चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 नहीं है, चैप्टर 5 CPU शेड्यूलिंग। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा फिर आसान है, ठीक है, बाकियों से थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। तो इस वजह से आप इस स्पेसिफिक चैप्टर को यहाँ से पढ़िए जो PDF में है। दिस विल बी अ लॉट ईजियर, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मली कि हमारे पास ये CPU शेड्यूलिंग क्या है या शेड्यूलिंग क्या है। देखें, शेड्यूलिंग तो मैंने काफ़ी तरीक़ों से आपको समझाया भी था, लेकिन लेट्स रिकैप के शेड्यूलिंग क्या है। आपके पास एक प्रोसेसर है और आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। फ़र्ज़ कर लें ये 4 प्रोसेसेस हैं और एक प्रोसेसर है और इन सब ने रन होना है, ठीक है। इसको मैंने कहा फ़र्ज़ कर लें 5 मिनट्स चाहिए, इसको 7 मिनट्स चाहिए, इसको 8 मिनट्स चाहिए और इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मिनट्स चाहिए या 10 सेकंड्स चाहिए इसको रन होने के लिए। तो अब आपके कौन से वाला प्रोसेस पहले जाएगा, कौन से वाला प्रोसेस बाद में जाएगा, ये एक डिसाइडर होता है, इसको शेड्यूलर कहते हैं। और इस शेड्यूलर का काम ये है कि ये इन सारे प्रोसेसेस में से किसी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करे, ठीक है, और फिर इसको CPU को असाइन करे। और इस शेड्यूलर को पता होता है कि इस प्रोसेस ने यहाँ कितना टाइम गुजारा है और इसका कितना टाइम रहता है। ये सारा काम इस शेड्यूलर का है। तो ये जो बंदा है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। ये कभी कभी हार्डवेयर में भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसको CPU शेड्यूलर कहते हैं, ठीक है। और अगर इस चैप्टर का आप नाम देखें तो इसमें ये CPU शेड्यूलिंग, इसका नाम भी CPU शेड्यूलिंग है। तो ये जो शेड्यूलर है ये सिर्फ इस बारे में है, ये पूरा चैप्टर, ठीक है, कि आपका जो शेड्यूलर है वो प्रोसेसेस को किस तरह से सेलेक्ट करता है, किन क्राइटेरियाज की बेसिस पे सेलेक्ट करता है, इसमें से कौन से को पहले जाना है, कौन से को बाद में जाना है, किसका कितना टाइम हो गया है, कितना टाइम रहता है, किसकी प्रायोरिटी कितनी है, कौन से प्रायोरिटी वाले को पहले मैं कर दूंगा, दूसरे कौन से प्रोसेस को बीच में मैं निकाल सकता हूं, कौन से प्रोसेस को मैं कंप्लीट होने दूंगा। ये सारी क्राइटेरियाज जो हैं दीज आर डिफाइंड इन CPU शेड्यूलर्स। और CPU शेड्यूलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सिंगल प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स के, जिसमें आपका प्रोसेसर एक होता है और आपको काफ़ी सारे प्रोसेसेस को इस एक CPU पर रन कराना होता है। तो इस वजह से आपका जो CPU शेड्यूलर का काम है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट ये आपको क्लियर हो कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। देखें, आपके पास दो किस्म के यानी आपका जो CPU होता है वो यूजुअली ऐसा नहीं होता कि आपका CPU बस हमेशा प्रोसेसिंग करता रहता है। ये डिवाइड होता है मल्टीपल CPU बर्स्ट्स में और मल्टीपल IO बर्स्ट्स में। इसका क्या मतलब है कि जब आपका CPU काम कर रहा हो तो आपका जो IO है वो खामोश रहता है, लेकिन जब IO काम कर रहा हो तो फिर आपका CPU आइडल होता है। यानी ये जो रेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इस केस में ये जो रेड लाइन है, यहाँ पर आपका जो CPU है वो कुछ नहीं करेगा, वो बिल्कुल खामोश रहेगा। तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपका CPU हमेशा खामोश रहे। ये जब तक ये इनपुट आउटपुट हो रहा है तब तक आप इस CPU से कोई दूसरा काम ले सकते हैं। सिमिलरली अगर CPU कोई काम कर रहा हो तो फिर IO कुछ भी नहीं कर रहा, फिर वो IO खामोश रहता है। लेकिन जब IO काम कर रहा हो तो आप CPU को किसी दूसरे जगह को असाइन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, ये जो रेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इसमें IO हो रहा है, इनपुट आउटपुट हो रहा है। यानी फ़र्ज़ कर लें कोई फ़ाइल राइटिंग हो रही है या फ़ाइल रीडिंग हो रही है, तो जब तक फ़ाइल कम्प्लीटली रीड ना हो जाए तब तक आपका CPU कुछ दूसरा काम कर रहा होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई जो दो किस्म के प्रोसेसेस हैं, एक को CPU प्रोसेसेस कहते हैं और एक को IO
साइकिल्स कहते हैं या CPU साइकिल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ें। प्रोसेस एग्जीक्यूशन रिपीट्स द CPU बर्स्ट एंड IO बर्स्ट साइकिल। ये जो प्रोसेसर एग्जीक्यूशन है वो कभी CPU होती है, CPU बर्स्ट्स होती हैं, और कभी IO बर्स्ट्स होती हैं। व्हेन अ प्रोसेस बिगिंस एन IO बर्स्ट अनदर प्रोसेस कैन यूज द CPU फॉर अ CPU बर्स्ट। अगर कोई IO काम कर रहा हो तो उसमें चूंकि आपका प्रोसेसर आइडल होता है तो CPU कोई दूसरा प्रोसेस इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये स्लाइड दी गई है कि CPU बर्स्ट्स क्या हैं और IO बर्स्ट्स क्या हैं। CPU बर्स्ट्स वो हैं जिसमें CPU कोई काम कर रहा हो, और IO बर्स्ट वो हैं जिसमें IO कोई काम कर रहा हो, ठीक है। तो ये दो किस्म के बर्स्ट्स हैं या साइकिल्स हैं। अच्छा, अब दो किस्म के सिस्टम्स होते हैं, एक या दो किस्म के प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं CPU बाउंड प्रोसेसेस और एक को कहते हैं IO बाउंड प्रोसेसेस। इसका मतलब ये है कि अगर एक प्रोसेस है कि जो कि आपके लिए एग्जीक्यूशन ज़्यादा कर रहा हो, प्रोसेसिंग ज़्यादा कर रहा हो, और उसमें इनपुट आउटपुट कम हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये CPU बाउंड प्रोसेस है। दोबारा सुने, एक ऐसा प्रोसेस कि जिसके अंदर CPU का काम ज़्यादा हो और इनपुट आउटपुट कम हो। फॉर एग्जांपल, आपने पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू आप फ़र्ज़ कर लें अपने कंप्यूटर से कहेंगे कि मेरे लिए एक पाई की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो बस सिर्फ एक दफ़ा आपने इनपुट किया, फिर वो प्रोसेसिंग कर रहा है और कर रहा है और कर रहा है और कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक वीडियो है और आप उस वीडियो के अंदर एक स्पेसिफिक बंदे को पहचानना चाह रहे हैं कि ये कौन है, और ये वीडियो 1 घंटे की है, तो आप CPU से कहेंगे कि मेरे लिए ये बंदा ढूंढो, और वो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम वो सारा 1 घंटा या 2 घंटे या 3 घंटे उसका प्रोसेस करके आपको फिर आउटपुट दे देता है। तो इसमें इस स्पेसिफिक एग्जांपल में इनपुट आउटपुट नहीं है, सिर्फ छोटा सा एक शुरू में इनपुट है और आखिर में एक आउटपुट है, बाकी सारा का सारा प्रोसेसिंग है। तो इस केस में ये वाला जो प्रोसेस है, दिस इज़ अ CPU बाउंड प्रोसेस, या जो पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दिस इज़ अ CPU बेस्ड बाउंड प्रोसेस, जिसमें CPU ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और IO बाउंड प्रोसेसेस वो हैं कि जिसमें आप इनपुट आउटपुट ज़्यादा कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप एक लेटर टाइप कर रहे हैं, या एक फॉर एग्जांपल एक ऐसे लिख रहे हैं, या गेम खेल रहे हैं। तो गेम खेलने में भी आप यानी इनपुट आउटपुट ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। आप बार बार बटन्स को प्रेस कर रहे हैं, माउस को हिला रहे हैं, काफ़ी सारे और भी काम कर रहे हैं। तो इसमें चूंकि इनपुट आउटपुट ज़्यादा है, तो इस किस्म के प्रोसेसेस को फिर IO बाउंड प्रोसेसेस कहते हैं, जिसमें इनपुट आउटपुट ज़्यादा हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसको पढ़ें या ना पढ़ें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन पढ़ लें। अ प्रोसेस इज़ अ CPU बाउंड इफ़ इट जनरेट्स IO रिक्वेस्ट्स इनफ्रीक्वेंटली। जो प्रोसेसेस IO रिक्वेस्ट्स इनफ्रीक्वेंटली जनरेट करते हैं, इनफ्रीक्वेंटली मीन्स कभी कभार, इनफ्रीक्वेंटली जनरेट करते हैं, तो उनको हम CPU बाउंड प्रोसेसेस कहते हैं। यूजिंग मोर ऑफ इट्स टाइम डूइंग कंप्यूटेशंस। ये प्रोसेसेस जो हैं CPU बाउंड, ये ज़्यादातर टाइम अपना कंप्यूटेशंस पे लगाते हैं। और IO बाउंड प्रोसेसेस क्या है? अ प्रोसेस इज़ IO बाउंड इफ़ इट स्पेंड्स मोर ऑफ इट्स टाइम डूइंग IO देन इट स्पेंड्स डूइंग कंप्यूटेशंस। ये इसका उल्टा है कि अगर इनपुट आउटपुट पे ज़्यादा टाइम लगा रहा और कंप्यूटेशंस पे कम लगा रहा हो, तो फिर इसको हम IO बाउंड प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है। अ CPU बाउंड प्रोसेस माइट हैव अ फ्यूअर लॉन्ग CPU बर्स्ट्स। और अगर जो CPU बाउंड प्रोसेसेस हैं, इसमें काफ़ी सारे लंबे लंबे CPU का टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग होता है। यानी ये हमने यहाँ बर्स्ट पढ़े ना ये वाले, तो इसमें जो ब्लू लाइंस हैं ये लंबे लंबे होंगे, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल 20 मिनट्स का एक बर्स्ट आपका CPU का होगा, फिर 30 मिनट का एक बर्स्ट आपका CPU का होगा, और IO का एक छोटा सा बर्स्ट होगा। और दूसरे वाले में IO का बर्स्ट ज़्यादा होगा और जो CPU है उसके कम होंगे, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ CPU शेड्यूलर? ये हमने ये इस की बात हो रही है, इस CPU शेड्यूलर की बात हो रही है कि CPU शेड्यूलर क्या है, ठीक है। व्हेन द CPU इज़ आइडल, जब आपका CPU आइडल हो, आइडल मतलब कुछ ना कर रहा हो, ऐसे बैठा हो, फारिग बैठा हो, द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट सेलेक्ट अनदर प्रोसेस टू रन। आपका जो CPU है, हम उसको कभी भी आइडल नहीं छोड़ते। हमने ये शुरू में बताया था कि आपका CPU का इस्तेमाल जितना ज़्यादा होगा उतने ही आपका सिस्टम एफिशिएंट होगा। तो दैट्स वाई वी नेवर लेट आवर CPU टू बी आइडल। हम कभी भी अपने CPU को हम आइडल नहीं रखते, उसको हमेशा बिजी रखते हैं, ठीक है ना। तो जब आपका CPU बिजी ना हो, आइडल हो, फारिग बैठा हो, कोई काम ना कर रहा हो,
तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ऐसा प्रोसेस उठाकर इसके हवाले कर देता है ताकि ये रन हो सके। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ये प्रोसेसेस को सेलेक्ट करके कर सके, उसके अंदर शेड्यूलर होता है। ठीक है, दिस सिलेक्शन प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और सीपीयू शेड्यूलर। ये कौन डिसाइड करता है कि आपके सीपीयू के अंदर कौन सा प्रोसेस जाए? ये एक शेड्यूलर डिसाइड करता है। इस शेड्यूलर को सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी कहते हैं। ठीक है ना, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या सीपीयू शेड्यूलर क्या है? ये एक ऐसा प्रोग्राम है आपके कंप्यूटर के अंदर कि जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कि प्रोसेसेस को सेलेक्ट करके सीपीयू के अंदर ले जाए बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। इसके साथ कोई क्राइटेरिया होगा और वो इस क्राइटेरिया की बेसिस पर कुछ प्रोसेसेस को प्रोसेसर के अंदर लेके जाता है। ये क्राइटेरियाज अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा, the CPU scheduler select processes from the ready queue and allocates the CPU to it। आपका CPU शेड्यूलर क्या करता है? इसका काम क्या है कि वो रेडी क्यू से कुछ प्रोसेसेस को सेलेक्ट करके CPU में ले जाए। अब रेडी क्यू क्या है ये अभी इस दूसरे स्लाइड में आपको नज़र आएगा। ठीक है। अच्छा, द रेडी क्यू डज़ नॉट हैव टू बी फीफो। ज़रूरी नहीं है कि जो रेडी क्यू है वो आपके पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो। देयर आर मेनी वेज टू ऑर्गेनाइज द रेडी क्यू। आपके पास काफ़ी सारे तरीके हैं कि आप रेडी क्यू को ऑर्गेनाइज करें। रेडी क्यू का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए मैं आपको इसी एग्जांपल से थोड़ा सा आसानी से समझा देता हूँ। देखें, मैंने कहा ना ये हमारे पास एक शेड्यूलर है और शेड्यूलर का काम ये है कि ये इन प्रोसेसेस को में से किसी एक को सेलेक्ट करें। लेकिन होता ये है असल में कि यहाँ पर हम एक क्यू बना देते हैं, क्यू कतार को कहते हैं ना, और यहाँ हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 5, फॉर एग्जांपल 7, फॉर एग्जांपल 8 एंड सो ऑन। ये रेडी क्यू है। यहाँ से ये शेड्यूलर जो है ये यहाँ से एक एक प्रोसेस को उठाता है और प्रोसेसर के अंदर लेके जाता है। तो शेड्यूलर बेसिकली प्रोसेसेस को डायरेक्टली मैनेज नहीं करता, ये इन क्यूज़ के थ्रू मैनेज करता है। ये सिर्फ एक रेडी क्यू है, और भी काफ़ी सारी क्यूज़ हो सकती हैं, मल्टी फीडबैक क्यूज़ वगैरह, और वो आगे आएंगी। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब ये देखें 5, 7, 8 मैंने इसलिए लिखा है कि पहले 5 आया है, फिर 7 आया है, फिर 8 आया है, फिर 10 आया है, तो ये इस तरतीब से मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो इस केस में ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि जो पहले आया है वो पहले प्रोसेसर के अंदर जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रेडी क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो, इसके ऑर्गेनाइज करने के और भी तरीके हैं, और ये तरीके अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो यहाँ लिखा है दिस डज नॉट हैव टू बी फीफो। ज़रूरी नहीं है कि आपका रेडी क्यू जो है वो फीफो हो। अच्छा, शेड्यूलिंग कहाँ कहाँ अकर होती है, तो इसको पढ़े बगैर, इसको समझे बगैर आप उसको देखें, इस क्या है एक डायग्राम को देखें तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। मेरे ख्याल में ये आसान है, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा सा ऐसे ही ओवरवेलमिंग हो जाता है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है। देखें, इसको समझने के लिए मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ। ये मैं हर साल देता रहता हूँ, तो आई होप आपको इसकी समझ आएगी। देखें, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सारे जब बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब आप डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं तो आपको पहले बाहर बैठना पड़ता है। आपके लिए कुर्सियाँ रखी होती हैं, आप उस कुर्सियों के अंदर बाहर ऐसे बैठ जाते हैं। ठीक है, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। आप अपने घर से आए और आपने, यानी फ़र्ज़ कर लें ये आपका घर है और ये आप क्लिनिक के अंदर आए, फ़र्ज़ कर लें हॉस्पिटल के अंदर आ गए। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हॉस्पिटल है। ठीक है, और आप हॉस्पिटल से यहाँ आए और आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इस डॉक्टर से मुलाकात करनी है, ये वाली। ठीक है, ये वाला डॉक्टर है, और आप यहाँ पर इस कतार में बैठ गए और आपको बारी बारी बुलाया जाता है कि आप डॉक्टर के कमरे के अंदर आ जाएं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जब आपकी बारी आती है तो आपको यहाँ से डॉक्टर के कमरे के अंदर लेके लाया जाता है। तो अगर आपने अंदाज़ा किया होगा, आपने गौर किया है, तो आप डायरेक्टली डॉक्टर के कमरे के अंदर आते वक्त डॉक्टर से आपकी मुलाकात नहीं होती। आपको यहाँ पर 1, 2 या 3 या 4 चेयर्स रखे होते हैं, आपने यहाँ पर बैठना होता है। और फ़र्ज़ कर लें ये आपके डॉक्टर साहब ये हैं। ठीक है, तो ये जो वो है, यहाँ डॉक्टर जो है इसके सामने एक छोटा सा एक बेंच पड़ा होता है, ये वाला।
इस बेंच पर जब आप बैठेंगे तभी आपको ये जो डॉक्टर है ये आपकी डायग्नोसिस कर सकता है। यहाँ पर भी आप वेट कर रहे हैं और यहाँ पर भी आप वेट ही कर रहे हैं। यहाँ पर आपका जो वेट है वो थोड़ा लंबा होता है, इस जगह पर, ये जो जगह है यहाँ पर आपका वेट थोड़ा लंबा होता है और यहाँ पर पहुँचकर फिर आपका वेट थोड़ा सा कम हो जाता है। आपको नज़र आता है कि चलो मेरी बारी अब इसके बाद है। और जब आपको डॉक्टर देख लें तो आपसे ये कहा जाता है कि चले जी आप बाहर जाएं और आप दवाइयाँ ख़रीद कर वापस घर चले जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली एन एग्जिट स्टेट और टर्मिनेट स्टेट। आपका काम ख़त्म हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि आपको डॉक्टर कहता है कि यार आपको फर्दर डायग्नोस करने के लिए आपको टेस्ट्स करने पड़ेंगे। तो फिर आप एग्ज़िट नहीं हो सकते, आपको यहाँ से हॉस्पिटल के अंदर या बाहर कहीं पे आपको टेस्ट करने पड़ते हैं, तो आप टेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है ना। और जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो फिर आप इस कतार में नहीं बैठते। ठीक है, ये इधर मैं लिख देता हूँ टेस्ट। आप इस कतार में नहीं बैठते क्योंकि आप एक दफ़ा यहाँ से होकर आ गए हैं और आपने टेस्ट्स कर लिए हैं। इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, आप दोबारा से इस कतार में बैठ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर बैठकर फिर आप अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। जब आपकी बारी आएगी तो डॉक्टर आपका टेस्ट वगैरह चेक करेगा, फिर आपके लिए दवाइयाँ लिख देगा एंड देन यू एग्जिट। ठीक है, आई होप इस एग्जाम्पल की आपको समझ आई है। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। ये जो जगह है ये वाली, अच्छा इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। ये जो जगह है दिस इज़ बेसिकली न्यू। ये क्या है, मेरी राइटिंग अल्लाह खैर करे। ये जो है दिस इज़ न्यू। न्यू मीनिंग ये वो स्टेट है जो कि न्यू स्टेट है, यानी अभी अभी आप आए हैं। ठीक है, ये न्यू स्टेट है। ये जो जगह है, ये जो क्यू है, ये कतार है। देखें ये भी एक कतार है, ये रेड वाली ये जो जगह है ये भी एक कतार है और ये भी एक कतार है। लेकिन ये जो कतार है इसको न्यू कहते हैं, ये वाली जो कतार है इसको रेडी कहते हैं, रेडी। ठीक है, रेडी क्यू ये है। रेडी मतलब ये वो जगह है जहाँ पर आप बिल्कुल रेडी बैठे हैं कि आपको डॉक्टर बुलाए और आप जल्दी से जाएं। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली रेडी क्यू। ये जो टेस्ट है इसको वेटिंग क्यू कहते हैं। ठीक है, वेटिंग क्यू, यहाँ पर मैं वेट लिख रहा हूँ लेकिन ये वेटिंग क्यू है। ठीक है, और ये एग्जिट है या इसको टर्मिनेट भी कहते हैं, ये तो मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को अगर आप समझ गए हैं तो आपको अच्छा सॉरी एक चीज़ मुझे भूल गई। ये जो जगह है जहाँ पर आपको डॉक्टर चेक कर रहा है इसको बेसिकली रनिंग कहते हैं। ठीक है, रनिंग के क्या मतलब है कि आप इस टाइम जब आप डॉक्टर के सामने इस बेंच पर बैठे हो तो बेसिकली इस टाइम आप रन हो रहे हैं। आप जो है वो आपका एक प्रोसेस जो है वो रन हो रहा है। तो ये असल में वो सीपीयू है, ये जो रनिंग स्टेट है ये वो सीपीयू वाला स्टेट है। ठीक है, तो ये 4 या 5 जगह हैं इसमें। नंबर 1 इज़ न्यू स्टेट, जहाँ पर आप अभी अभी प्रोसेस आपका क्रिएट हुआ है और आप अभी अभी मेमोरी में एंटर हुए हैं। दूसरा स्टेट क्या है कि आप इस न्यू से आप आ जाएं आपके रेडी स्टेट में। ठीक है, आप कमरे के अंदर बैठ गए हैं, ये रेडी स्टेट है। इस रेडी स्टेट से फिर आपको रनिंग स्टेट में ले जाया जाता है। फिर रनिंग स्टेट में जब आप हो तो आपका प्रोसेस एक्चुअली में रन होता है। फिर जब रनिंग कंप्लीट हो जाए, आपका टाइम ख़त्म हो जाए, तो आप एग्जिट स्टेट में चले जाते हैं, यानी आपका प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई इनपुट आउटपुट करना है या कोई टेस्ट्स वगैरह करने हैं तो फिर आप वेटिंग स्टेट में चले जाते हैं। और वेटिंग से आप दोबारा न्यू में नहीं जाते, वेटिंग से आप दोबारा रेडी स्टेट में आते हैं। ठीक है, इस पूरे एग्जाम्पल को जहन में रखते हुए आप इस डायग्राम को देखें, ये जो आपको नज़र आ रही है। देखें, वी आर इन द न्यू स्टेट। न्यू स्टेट क्या है कि आपका जो प्रोसेस है वो अभी अभी क्रिएट हुआ है और इस कतार में अभी आप बैठे हैं। आपको थोड़ी देर बाद डॉक्टर बुलाता है तो आप न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आ जाते हैं, रेडी स्टेट में। ठीक है, तो जब रेडी स्टेट में हो तो अब आप अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और आप बेसिकली सीपीयू के अंदर बैठे हैं लेकिन आपकी बारी अभी नहीं आई, आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आपकी बारी आ जाए तो आप रेडी स्टेट से आ जाते हैं रनिंग स्टेट में। ये अब आप सीपीयू के अंदर हैं और आप रन हो रहे हैं। ठीक है, आपका जो प्रोसेस है वो रन हो रहा है। जब आपका प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए और आपके यानी फॉर एग्जांपल इस प्रोसेस के अंदर 50 लाइंस हैं और 50 के 50 लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएं तो आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है।
और अगर फ़र्ज़ कर लें आप रनिंग में हैं और आपके 50 लाइन है और 40 रन हो गए हैं और 41वें लाइन पे लिखा हुआ है कि आपने इनपुट आउटपुट करना है, तो फिर आप रनिंग से वेटिंग स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर आप वेट करेंगे किसी इनपुट आउटपुट का या किसी इवेंट का। जब वो वेट कंप्लीट हो जाए तो फिर आप दोबारा से कहाँ जाएंगे, रेडी क्यू में, और फिर इस रेडी क्यू में आप दोबारा से अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, कभी कभी ये भी होता है कि आप रनिंग स्टेट में हैं, यानी फॉर एग्जांपल डॉक्टर आपको देख रहा है और बीच में कोई ऐसा मरीज़ आया कि जो कि हाई प्रायोरिटी हो, तो फिर आपको डॉक्टर जो है वो इंटरप्ट करता है और आपको दोबारा से रेडी क्यू में ले जाता है, आपसे कहता है कि आप पीछे बैठ जाएं और दूसरा जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस केस में आपका जो रनिंग क्यू है वो प्रोसेसर है। ये रेडी क्यू जो है ये प्रोसेसर के करीब तरीन एक क्यू है, कतार है, कि जिसमें आप चीज़ों को असाइन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, और किसी इंटरप्ट की वजह से या किसी इनपुट आउटपुट की वजह से या किसी इवेंट की वजह से अगर कोई वेट आए तो आप वेट स्टेट में चले जाते हैं। जब वेट ख़त्म हो जाए तो दोबारा से आप रेडी क्यू में आते हैं और फिर रेडी क्यू से दोबारा से रनिंग क्यू में चले जाते हैं। ये तब तक होगा जब तक आपका प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट ना हो जाए। जब कंप्लीट हो जाए तो फिर आप टर्मिनेट स्टेट में चले जाते हैं। तो इसमें ये जो लाइंस आपको नज़र आ रहे हैं, ये गोल वाले, ये सारे वो स्टेट्स हैं, वो जगह हैं जहाँ पर शेड्यूलिंग अकर होती है, जहाँ शेड्यूलिंग हो सकती है। एक शेड्यूलिंग क्या होगी कि आप रेडी क्यू से रनिंग क्यू में चले गए और आपको इंटरप्ट कर दिया गया, तो आप यहाँ से रनिंग क्यू से बाहर आ गए, या कोई इनपुट आउटपुट आया, आप यहाँ से दोबारा से वेटिंग में चले गए, और वेटिंग के बाद आपने वेट ख़त्म किया तो दोबारा से आप रेडी स्टेट में चले गए। तो आपकी काफ़ी सारी जगहों पर, इसमें यहाँ एग्जिट में भी हो सकती है, तो इसमें काफ़ी सारी जगहों पर आपकी शेड्यूलिंग अकर होती है, और इन एक एक शेड्यूलिंग को हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। लेकिन आई होप कि इसकी आपको समझ आई होगी कि रेडी क्यू क्या है, या रनिंग क्यू क्या है, या वेटिंग क्यू क्या है, या टर्मिनेट क्या है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को भी आप थोड़ा सा जहन में रखें, क्योंकि इसको हम अभी थोड़ी देर में इस्तेमाल करेंगे। आगे क्राइटेरियाज आ रहे हैं तो इसमें फिर इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। ये जो है ये यूजुअली मेमोरी में होते हैं, और ये जो है रेडी क्यू और रनिंग क्यू, दे आर इन द प्रोसेसर, और वेटिंग क्यू आईओ हो सकता है या कोई इवेंट अकर हो सकता है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि 4 बजे रन करो, तो आप 4 बजे तक फिर अपने प्रोसेसर के अंदर नहीं बैठेंगे, आप बाहर आ जाएंगे, वेटिंग क्यू में वेट करेंगे, जब 4 बज जाए तो फिर आप कोई काम करेंगे। तो ये जो वेटिंग स्टेट है ये इसीलिए है कि आपका इनपुट आउटपुट हो रहा हो या कोई इवेंट अकर हो रहा हो, तो इस केस में आप फिर वेटिंग स्टेट में जाएंगे। अच्छा, अब प्रोसेसेस की 2 मेजर टाइप्स हैं, एक को प्रीएम्प्टिव प्रोसेसेस कहते हैं और एक को नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, तो प्रीएम्प्टिव प्रोसेसेस और नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेसेस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, और अगेन मेरे ख्याल में मैंने कोई 5-6 से ज़्यादा टेस्ट्स अटैम्प्ट किए हैं एनटीएस वगैरह के, और मेरे ख्याल में हर दफ़ा ये वाला मस्ट होता है कि प्रीएम्प्टिव क्या है और नॉन प्रीएम्प्टिव क्या है। तो ये इसको पढ़े बगैर, क्योंकि दिस इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। प्रीएम्प्टिव वो है जिसको, प्रीएम्प्टिव प्रोसेसेस वो हैं जिसको आप डिस्टर्ब कर सकें, इंटरप्ट कर सकें। नॉन प्रीएम्प्टिव वो हैं जिनको आप डिस्टर्ब ना कर सकें। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, वो रेडी क्यू में है, उसको 50 सेकंड्स चाहिए रन होने के लिए, और वो रेडी क्यू में आ गया और रन हो रहा है। उसने 1 सेकंड गुजारा, दूसरा सेकंड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसने 10 सेकंड्स फॉर एग्जांपल गुजार लिए, और वो एक नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस है। तो फिर तब तक आप उस प्रोसेस को रनिंग क्यू से नहीं निकाल सकते जब तक इसने पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना की हो। इस किस्म के प्रोसेसेस को नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस कहते हैं, जिनको आप रनिंग क्यू के अंदर डिस्टर्ब ना कर सकें, इंटरप्ट ना कर सकें, बाहर ना निकाल सकें, तब तक जब तक वो खुद बाहर ना आए। फॉर एग्जांपल इसके 40th लाइन पे लिखा है कि इनपुट आउटपुट करनी है, तो फिर तो ये तो आपने नहीं निकाला, ये खुद वॉलंटियरली निकल आया है। तो इस केस में इस किस्म के एप्लीकेशंस को आप नॉन प्रीएम्प्टिव एप्लीकेशंस कहेंगे या नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेसेस कहेंगे। प्रीएम्प्टिव कौन से वाले हैं? जो कि इंटरप्ट हो सकें,
उनको प्रीएम्प्टिव प्रोसेसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, उसके 50 सेकंड्स हैं और इसने 20 सेकंड गुजार दिए हैं, कोई दूसरा प्रोसेस आया तो आप इस वाले को बाहर निकालेंगे और दूसरे वाले प्रोसेस को आप अंदर डाल देंगे, ठीक है, रनिंग स्टेट में। तो कहने का मतलब ये है कि प्रीएम्प्टिव प्रोसेसेस वो हैं जो कि प्रीएम्प्ट हो सकें, जो कि डिस्टर्ब हो सके। नॉन प्रीएम्प्टिव वो हैं जो कि डिस्टर्ब ना हो सकें, जो कि आप सीपीयू से बाहर ना निकाल सकें, दे आर नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेसेस। इसके अंदर लिखा हुआ है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, और फिर शेड्यूलिंग अकर्स व्हेन अ प्रोसेस वॉलंटियरली एंटर्स द वेट स्टेट वगैरह वगैरह, ये लिखा हुआ है। और इसके अंदर लिखा है केस 1 और केस 4। तो बात यह है कि यहाँ पर तो हमने ना केस 1 देखा है, ना 2, ना 3, ना 4, लेकिन इस स्लाइड में ये लिखा हुआ है कि केस 1 और केस 4। तो एक दफ़ा एक स्टूडेंट ने मेरे ख्याल में पिछले साल, आई डोंट नो, अब उसने ये अपने साथ मोबाइल में लाया था या क्या था, उसने प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव में ये सारी कहानी लिख दी थी, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और इसमें ये लिखा था कि केस 1 और केस 4। तो दिस सिंपली मीन्स कि उसने या तो रटा लगाया हुआ है या कॉपी पेस्ट की है। तो इस वजह से इस स्लाइड में इस केस 1 का और इस केस 4 का कोई मतलब नहीं है। समझ आ रही है? इसको समझने के लिए कि इसका मतलब क्या है, आप अगर यहाँ पे जाएं और इस शेड्यूलिंग के इसमें जाएं तो देखें यहाँ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के अंदर लिखा हुआ है सीपीयू शेड्यूलिंग डिसीजन टेक्स प्लेस अंडर वन ऑफ द 4 कंडीशंस। पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन ये है और चौथी कंडीशन ये है। तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या होता है, ये सिर्फ केस 1 में और केस 4 में आपकी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होती है, बाकी में नहीं होती। तो इस को समझे बगैर आप ये लिख रहे हैं कि आप केस 1 और केस 4, तो फिर तो मैं क्या समझूंगा, मैं यही समझूंगा कि आपने या तो रटा लगाया हुआ है और या जो है तो आप बस सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें इसका कोई मतलब नहीं है कि केस 4 है या केस 1 है। तो जस्ट टू बी क्लियर कि यहाँ पर इस प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का इस केस 1 और केस 4 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसको फर्दर समझने के लिए फिर आप मैंने जिस तरह से कहा आप ये पढ़ सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन एट द वेरी बेसिक्स इसका मतलब यही है प्रीएम्प्टिव का कि आप किसी प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर सकें, उसको डिस्टर्ब कर सकें। और नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है कि आप किसी प्रोसेस को डिस्टर्ब ना कर सकें जब तक उसने अपनी कंप्लीशन एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना की हो या वो खुद बाहर ना आया हो, ठीक है। इन दोनों केसेस में आप प्रोसेस को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आई होप इसकी आपको समझ आई होगी। और इसमें फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रिटिकल सेक्शन में कोई मसला हो, आपका कर्नल जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हो, तो फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन के साथ क्या होगा, या इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज बन सकती हैं। ये इतना सिंपल नहीं है कि हम किसी भी प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर सकें। लेकिन कौन से वाला ज़्यादा बेहतर है, प्रीएम्प्टिव ज़्यादा बेहतर है या नॉन प्रीएम्प्टिव ज़्यादा बेहतर है? हम किसी प्रोसेस को डिस्टर्ब करें तो ज़्यादा एफिशिएंसी होगी या ना करें तो ज़्यादा एफिशिएंसी होगी? तो ऑब्वियसली अगर प्रीएम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, क्योंकि हम हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस को ज़्यादा टाइम देना चाह रहे हैं और कम इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस को कम टाइम देना चाह रहे हैं। तो ये तभी मुमकिन है कि जब आपकी प्रीएम्पशन हो। अगर प्रीएम्पशन ना हो तो फिर आपका फ़र्ज़ कर लें आप एक काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप एक गेम खेल रहे हैं, एक यूज़र एप्लीकेशन है वो गेम खेल रहा है और आपका कर्नल जो है वो कहे कि यार सीपीयू जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और मैंने फ़ैन ऑन करना है। तो फिर इस केस में आपका जो गेम है वो प्रीएम्प्ट हो जाएगा और जो फ़ैन वाला एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगा। तो इस केस में प्रीएम्पशन ने ही आपकी सीपीयू को बचाया है, वरना आपका सीपीयू फिर जल जाएगा। तो दैट्स वाई प्रीएम्प्टिव सिस्टम्स आर मोर एफिशिएंट देन नॉन प्रीएम्प्टिव सिस्टम्स, ठीक है। तो इसके बारे में फिर आप फर्दर अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये कोई 4-5 लाइंस हैं, इनको पढ़ लें। आई होप ये इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई ख़ास है नहीं। आई होप इसकी आपको फिर समझ आएगी, ठीक है। नॉन प्रीएम्प्टिव इज़ सिंपल बट वेरी इनएफिशिएंट। नॉन प्रीएम्प्टिव इंतहाई इनएफिशिएंट है, ठीक है। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग जो है वो अकर होती है, और ये जो क्रिटिकल सेक्शन है या म्यूचुअल एक्सक्लूजन है ये हम बाद में पढ़ेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को फ़िलहाल समझने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे के चैप्टर्स में आएंगे, ठीक है। अच्छा, शेड्यूलिंग फ्लो एंड डिस्पैचर। शेड्यूलिंग फ्लो क्या है और डिस्पैचर क्या है?
ये तो सिंपल सा वो है, यानी कभी कभी ये भी आता है कि व्हाट इज़ डिस्पैचर। तो डिस्पैचर वो प्रोसेस है, वो प्रोग्राम है जो कि आपके प्रोसेसेस को डिस्पैच करता है। डिस्पैच मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जिस तरह से हमने ये क्यूज़ पढ़े, तो आपके वेटिंग स्टेट से कोई प्रोसेस उठाकर रेडी स्टेट में लाने का काम जो है वो डिस्पैचर का है, ठीक है। तो इस पे भी थोड़ा पढ़ लें चलें। द डिस्पैचर इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ शेड्यूलिंग। ये डिस्पैचर जो है शेड्यूलिंग का लास्ट स्टेप है। इट स्विच इज़ द कॉन्टेक्स्ट। पहला काम इसका क्या है कि ये कॉन्टेक्स्ट को स्विच करता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी। इट स्विचेस टू यूज़र मोड। आपका जो वो है प्रोसेस है उसको यूज़र मोड में स्विच करता है। इट ब्रांचेस टू द स्टोर्ड प्रोग्राम काउंटर, रिज्यूम्स द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसके 3 स्टेप्स का काम है। पहले कॉन्टेक्स्ट स्विच करना, यूज़र मोड में स्विच करना, और फिर जहाँ से आपका प्रोग्राम रिज्यूम करना है, यानी प्रोग्राम काउंटर का जो काउंटर है वो जहाँ पे हो, वहाँ से दोबारा से आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस शेड्यूलर, इस डिस्पैचर को पता होता है कि आपके पहले 30 लाइन रन हुए हैं और 20 लाइन रहते हैं। तो ये जो प्रोग्राम काउंटर है यहाँ पर 30 लिखा होगा कि 30 लाइन रन हुए हैं, आपने 31 लाइन से एग्जीक्यूशन रिज्यूम करनी है। तो शेड्यूलर डिस्पैचर का ये काम है। इट हैज़ टू बी वेरी फास्ट एंड इट इज़ यूज्ड इन एवरी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये काफ़ी तेज़ होता है, यानी एक प्रोसेस को पॉज करना और दूसरे वाली को रिज्यूम करना, ये काफ़ी तेज़ होता है, और इसमें ये 3 स्टेप्स हमेशा होते हैं, ठीक है। तो जब कोई शेड्यूलिंग अकर हो तो आपका जो वो है डिस्पैचर है, वो आपके रेडी क्यू से कोई एक प्रोसेस सेलेक्ट करता है और इसको डिस्पैच कर देता है। इस एग्जांपल में अगर इसको आप देखेंगे तो क्या होता है कि आपका न्यू है, यहाँ से यहाँ पर शेड्यूलिंग अकर हुई, तो आपके जो शेड्यूलर यार आसान अल्फाज में आपने देखा होगा कि डॉक्टर के कमरे के बाहर एक बंदा खड़ा होता है और वो आपको आपका नाम पुकार कर बुला रहा होता है कि फॉर एग्जांपल फलाना बंदा अंदर आ जाए, इसकी बारी है। तो वो बंदा जो यहाँ डॉक्टर के कमरे के बाहर खड़ा होता है, दिस इज़ बेसिकली शेड्यूलर। ये शेड्यूलर है, ठीक है। शेड्यूलर क्या करता है, ये एक बंदे को बुलाता है और फिर उसका चेक करता है कि इसकी बारी है या नहीं है, फिर इसको अंदर लेके जाता है। जब इसकी बारी ख़त्म हो जाए तो फिर यही डिस्पैचर जो है ये इसको बाहर लाता है, वेटिंग स्टेट में ले जाता है या एग्जिट स्टेट में। और ये बेसिकली ये जो डिस्पैचर है इसका काम क्या है, मल्टीपल प्रोसेसेस का कॉन्टेक्स्ट को स्विच करना और फिर रिज्यूम करना, ये इसका काम है शेड्यूलर डिस्पैचर का, ठीक है। तो आसान अल्फाज में इसको शेड्यूलर डिस्पैचर कहते हैं। अच्छा, डिस्पैचर लेटेंसी क्या है, ये भी दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये एक लाइन है, छोटा सा लाइन है, लेकिन ये हमेशा आता है, ये जो इंटरव्यूज़ वगैरह में भी पूछा जाता है। द टाइम टू स्विच टू प्रोसेसेस। जितना टाइम आपके एक प्रोसेस को पॉज करने में और दूसरे प्रोसेस को रिज्यूम करने में लगता है, उसको डिस्पैचर लेटेंसी कहते हैं। लेटेंसी कंप्यूटर साइंस में कहते हैं डिले को। डिले यानी कितना टाइम लगा, उसका डिले कितना आया। इसको डिस्पैचर लेटेंसी किसे कहते हैं कि आपका कितना टाइम लगा दो प्रोसेसेस को स्विच करने में, दो प्रोसेसेस को एक प्रोसेस को पॉज करने में और दूसरे को रिज्यूम करने में कितना टाइम लगा, इसको डिस्पैचर लेटेंसी कहते हैं। डिस्पैचर लेटेंसी जितनी कम होगी उतना ही आपका सिस्टम एफिशिएंट होगा, और डिस्पैचर लेटेंसी जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोसेसर है वो ज़्यादातर टाइम स्विचिंग में ले रहा है और वो प्रोसेसिंग में इतना काम नहीं कर रहा। तो दैट्स वाई इट हैज़ टू बी मिनिमम। जितना ये कम होगा उतना एफिशिएंट होगा। अच्छा, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के सारा जो चैप्टर है वो इस पे डिपेंड करता है, इन चंद स्लाइड्स पे, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। अच्छा, अब जिस तरह से हमने कहा कि आपका शेड्यूलर डिस्पैचर जो है वो कुछ चीज़ें वो करता है, डिस्पैच करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो इसके अंदर कोई क्राइटेरिया होगा। ये जो शेड्यूलर डिस्पैचर है इसके अंदर कोई क्राइटेरिया तो होगा कि ये किसी क्राइटेरिया की बेसिस पर किसी प्रोसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो ये वो क्राइटेरियाज हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ CPU यूटिलाइजेशन, नंबर 2 इज़ थ्रूपुट, नंबर 3 इज़ टर्न अराउंड टाइम, फिर वेटिंग टाइम और आखिर में रिस्पांस टाइम। तो ये 5 क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेसिस पर हम ये कहेंगे कि आपका सिस्टम एफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है। यानी अब CPU यूटिलाइजेशन क्या है, ये तो नाम से जाहिर है कि
आपका जो अगर एक एल्गोरिदम ऐसा है कि जो कि आपके सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहा है, मैक्सिमम उसको इस्तेमाल में ला रहा है, तो इस किस्म के उसको हम वो कहेंगे, यानी उसको हम उस एल्गोरिदम को हम काफ़ी एफिशिएंट कहेंगे। अगर कोई एल्गोरिदम ऐसा है कि जो कि सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहा है, तो इस किस्म के सिस्टम्स को हम एफिशिएंट सिस्टम्स कहेंगे। थ्रूपुट क्या है? थ्रूपुट वो यानी ये हमने पहले भी पढ़ा था कि थ्रूपुट क्या है, लेकिन थ्रूपुट कहते हैं कि आपके कितने जॉब्स पर सेकंड कंप्लीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 जॉब्स हैं और आपके वो 10 सेकंड में कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपका थ्रूपुट 10 है। ठीक है, थ्रूपुट कहते हैं द नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड पर टाइम, पर सेकंड या पर मिनट या जितने भी हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड। अब एक वो है कि जो कि आपकी जॉब्स कंप्लीट नहीं हो रहे लेकिन उनको अटेंशन मिल रही है, लेकिन ये थ्रूपुट कहते हैं नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड, कितने कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो इसको थ्रूपुट कहते हैं। ये भी थोड़ी देर में डिटेल से पढ़ेंगे। टर्न अराउंड टाइम क्या है, या वेटिंग टाइम क्या है, या रिस्पॉन्स टाइम क्या है। देखें, वेटिंग टाइम इसको थोड़ा सा एक नज़र इसको थोड़ी देर में पढ़ते हैं। ठीक है, वेटिंग टाइम क्या है? वेटिंग टाइम वो टाइम है जो कि आप रेडी क्यू में गुजार रहे हैं। अब इस एग्जांपल को दोबारा से देखें, इस वाले को। जो टाइम आप डॉक्टर के कमरे के अंदर गुजार रहे हैं, यहाँ इस जगह पे बैठकर, ठीक है, रेडी क्यू में, रेडी क्यू में आप जो टाइम गुजार रहे हैं उसको कहते हैं वेटिंग टाइम। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कोई वेट कर रहे हैं यहाँ पर, या आप यहाँ पर कोई वेट कर रहे हैं, इन दोनों स्टेट्स में, तो वो आपके वेटिंग टाइम में काउंट नहीं होता। आपका सिर्फ वो टाइम जो आप रेडी क्यू के अंदर गुजार रहे हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वेटिंग टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या है? रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा ट्रिकी है समझने में, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम उस टाइम को कहते हैं कि जब आप पहले सिस्टम के अंदर दाखिल हुए और आपको पहले कितनी देर में पहला रिस्पॉन्स मिला, उसको रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक सिस्टम को ऑन करते हैं, फॉर एग्जांपल एक फ़ैन के बटन को ऑन करते हैं, तो आप कहेंगे कि फ़ैन ऑन हो गया है। लेकिन अगर आप थोड़ा सोच लें तो फ़ैन ऑन नहीं हुआ। फ़ैन तब ऑन होता है जब 1 मिनट गुजर जाए या 30 सेकंड गुजर जाए, तब आपका फ़ैन ऑन हो जाता है प्रॉपरली। लेकिन जो ही आपने फ़ैन का बटन दबाया और आपका जो फ़ैन का जो ब्लेड है, फ़ैन का जो पंखे का जो वो है ब्लेड है, वो जब हिलने लगता है तो आप कहते हैं कि नहीं यार फ़ैन ऑन हो गया, लेकिन हालांकि वो ऑन नहीं होता। तो कभी कभी आपको थ्रूपुट नहीं चाहिए होता, कभी कभी आपको सिर्फ रिस्पॉन्स चाहिए होता है कि उसका रिस्पॉन्स टाइम सबसे कम हो, चाहे वो फुली तरीके से लोड ना भी हुआ हो। अब इसका आसान एग्जांपल ये है कि जब मैं फ़र्ज़ कर लें इस क्रोम को मैं बंद करके ऑन कर देता हूँ, तो देखें ये ऑन अभी नहीं हुआ, आपका गूगल अभी नहीं खुला, लेकिन मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिल गया, देखें अभी गूगल खुल गया। तो इस केस में मैं गूगल क्रोम को इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, थोड़ा ज़्यादा तेज़ है। हालांकि ये तेज़ नहीं है, ये इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया है, लेकिन फिर भी आप इसके रिस्पॉन्स टाइम की वजह से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी इंटरैक्टिव सिस्टम्स हैं, ऐसे सिस्टम्स जिसमें यूज़र इनपुट आउटपुट ज़्यादा हो, तो उसमें रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी मैटर करता है, उसमें वेटिंग टाइम इतना या थ्रूपुट इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, इसको भी अभी थोड़ी देर में डिटेल से पढ़ेंगे। और टर्न अराउंड टाइम क्या है? टर्न अराउंड टाइम वो टाइम है जिसमें आप वेटिंग टाइम को और रिस्पॉन्स टाइम को और पूरे उसको आप वो करते हैं। इसी एग्जांपल को देखने चले, इसमें ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। देखें, आप अपने घर से निकले, आप यहाँ पे आए और इस कतार में बैठ गए, तो आप पहले किस कतार में बैठे? न्यू में। फिर आप यहाँ से आ जाए रेडी क्यू में, तो रेडी क्यू में भी आपने वेट किया। ठीक है, रेडी क्यू में भी आपने वेट किया। फिर उसके बाद आप रनिंग में चले गए, आपके पास डॉक्टर ने मेरे ख्याल में कोई 10 मिनट फ़र्ज़ करें लगाए होंगे, तो आपने उधर भी 10 मिनट इंतज़ार किया, अपनी बारी ख़त्म होने का इंतज़ार किया। ठीक है ना, यानी आप रन हो रहे हैं लेकिन फिर भी आपका टाइम तो वेस्ट हो रहा है। और फिर इसके बाद आप ने वेटिंग
फ़र्ज़ कर लें आपने टेस्ट करने थे तो आप वेटिंग क्यू में भी आपने काफ़ी सारा टाइम गुजारा ये वाला, और फिर इसके बाद फिर आप एग्ज़िट हो गए, आपने अपना प्रोग्राम ख़त्म किया। तो ये सारे टाइम मिलाकर, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये टाइम सारे कुल मिलाकर इसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। ठीक है, फ्रॉम द जॉब सबमिशन टू कंप्लीशन के टाइम को क्या कहते हैं, इसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं कि कब आपका जॉब सबमिट हुआ और कब वो ख़त्म हुआ। इसके अंदर आपने मुख्तलिफ क्यूज़ में काफ़ी वेट किया होगा। फॉर एग्जांपल वेटिंग क्यू में भी आपने वेट किया होगा, रेडी क्यू में भी वेट किया होगा, न्यू में भी वेट किया होगा, रनिंग में भी वेट किया होगा। तो इन सारे वेट्स को कंबाइन करके आपका टर्न अराउंड टाइम बनता है। ठीक है, नाउ लेट्स रीड दिस थ्रू। ये 5 क्राइटेरियाज हैं। इसमें इस इधर यहाँ पर थोड़ा सा वो लिखा हुआ है, आसानी से लिखा हुआ है। देखें, हमने CPU यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करना है। जितनी CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी उतना अच्छा होगा। हमने थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करना है। जितनी जॉब कंप्लीशन ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा। आपने टर्न अराउंड टाइम को कम करना है। जितना टर्न अराउंड टाइम कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा सिस्टम होगा। आपने वेटिंग टाइम को कम करना है। जितना वेटिंग टाइम कम होगा उतना अच्छा सिस्टम होगा। आपने रिस्पांस टाइम को मिनिमम रखना है। जितना मिनिमम होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये आपके एल्गोरिदम्स की क्राइटेरियाज हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लें, इतना मुश्किल नहीं है। CPU यूटिलाइजेशन, वी वांट टू कीप द CPU एज बिजी एज पॉसिबल। हमने अपने CPU को जितना बिजी रखना है, जितना बिजी रखा होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। CPU यूटिलाइजेशन रेंजेस फ्रॉम 0 to 100। आपकी CPU यूटिलाइजेशन 0 से 100 तक होती है। नॉर्मली 40% इज़ लाइटली लोडेड एंड 90% इज़ हैवीली लोडेड। आपका CPU अगर 90% इस्तेमाल हो रहा है तो ये ज़्यादा बेहतर सिस्टम है, अगर 40% है तो फिर ये लाइटली यूज्ड सिस्टम है। और आप इसको देख सकते हैं टॉप की कमांड से, ये हमने देखा भी है लिनक्स में। अच्छा, थ्रूपुट क्या है? द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर टाइम यूनिट इज कॉल्ड थ्रूपुट। आपके जितने प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए हैं, ये कंप्लीट वाला लफ्ज़ बड़ा ज़रूरी है, तो इसको हम फिर थ्रूपुट कहेंगे। ठीक है, आपके अगर प्रोसेसेस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं पर टाइम यूनिट, यानी 1 सेकंड में, फ़र्ज़ कर लें आपका एक एल्गोरिदम है जो कि 10 सेकंड में 5 जॉब्स ख़त्म कर रहा है, पूरे कंप्लीट कर रहा है, तो फिर वो ज़्यादा एफिशिएंट है उस सिस्टम से जहाँ पर आप 10 सेकंड में 2 जॉब्स करेंगे। तो दैट्स वाई थ्रूपुट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हायर थ्रूपुट मीन्स मोर जॉब्स गेट डन। जब आपका थ्रूपुट हायर होगा तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा जॉब्स कंप्लीट कर रहे हैं। हाउएवर फॉर लॉन्गर प्रोसेसेस दिस रेट में बी 1 जॉब पर आवर। ये वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है ये पॉइंट, लेकिन सिर्फ इतना समझें कि अगर लॉन्ग प्रोसेसेस हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका थ्रूपुट का रेट ज़्यादा होगा, और अगर शॉर्ट प्रोसेसेस हैं तो उसमें शायद जल्दी जल्दी हो। तो थ्रूपुट डिपेंड करता है कि आपका जॉब बड़ा है या छोटा है। ये तब आपको समझ आएगा जब हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इतना फ़िलहाल समझे कि थ्रूपुट क्या है। अच्छा, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम से पहले ये वेटिंग टाइम पढ़ लें। ठीक है, वेटिंग टाइम इज़ द सम ऑफ द पीरियड्स दैट द प्रोसेस स्पेंड्स वेटिंग इन द रेडी क्यू। ये इंपॉर्टेंट है। रेडी क्यू में आपके प्रोसेस ने जितना टाइम गुजारा होगा उसको हम वेटिंग टाइम कहेंगे। तो वाई रेडी क्यू? हम जरूरी रेडी क्यों? CPU scheduling algorithms do not affect the amount of time during which the process is waiting for the IO और other events। आप उस वेट को काउंट नहीं करते कि जिसमें वो इनपुट आउटपुट कर रहा है, या जिसमें आपका, यानी फॉर एग्जांपल आपसे डॉक्टर कहे कि आप यार टेस्ट्स करा लो, तो इस टेस्ट पे फ़र्ज़ कर लें आपके 2 घंटे गुजर गए, तो ये 2 घंटे जो हैं फिर ये वेटिंग टाइम में काउंट नहीं होंगे। सिर्फ वेटिंग टाइम में वो वाले काउंट होंगे जो टाइम आपने डॉक्टर के कमरे के अंदर इस बेंच पर, इन 4 बेंचेस पर गुजारा होगा। सिर्फ इस टाइम को हम क्या कहेंगे? वेटिंग टाइम कहेंगे। ये नहीं है कि आपसे कहे कि चलो यार आप टेस्ट करा लो, और आप टेस्ट करने चले गए और बीच में आप किसी दूसरी जगह चले गए और आप जूस पीने चले गए। ठीक है, तो ये टाइम फिर आपको वेटिंग टाइम में काउंट नहीं होगा। ओनली द टाइम स्पेंट इन द रेडी क्यू विल बी काउंटेड एज द वेटिंग टाइम। ठीक है, हाउएवर CPU scheduling algorithms do not affect the time processes stayed in the ready queue। तो रेडी क्यू में जो टाइम गुजारा होगा दैट विल ओनली बी काउंटेड फॉर द वेटिंग टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या है? द टाइम फ्रॉम द सबमिशन ऑफ अ रिक्वेस्ट इन एन इटरेटिव सिस्टम टू द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। आपने एक बटन ऑन किया और आपको उस बटन के ऑन करने के कितने देर बाद पहला रिस्पॉन्स मिला। अब रिस्पॉन्स डज नॉट मीन कि आपका जॉब कंप्लीट हो गया है।
रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि आपको एटलीस्ट सीपीयू ने रिस्पॉन्स दे दिया है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने फ़ैन वाली एग्जांपल दी ना आपको कि आप एक फ़ैन ऑन करते हैं तो आपने एक बटन दबाया और वो फ़ैन डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। ऑन नहीं हुआ अभी प्रॉपर, लेकिन एटलीस्ट रिस्पॉन्स आपको मिल गया। यानी फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक में जाते हैं तो आपने पैसे फ़र्ज़ कर ले निकालने हैं, तो आप जाते साथ ही एक बंदा आप आगे आकर आपको कहता है कि जी वेलकम टू आवर बैंक और आपने क्या करना है। तो देखें आपका काम नहीं हुआ लेकिन आपको रिस्पांस बड़ा जल्दी मिल गया। तो कभी कभी रिस्पांस ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आपके ट्रांजैक्शन में आपके पैसे निकालने में फिर भी फॉर एग्जांपल 5 मिनट लग जाते हैं, तो लेकिन आपको रिस्पांस जल्दी मिल गया। तो कभी कभी आपके यूज़र्स को रिस्पांस चाहिए होता है बजाय ये कि आप उनकी जॉब्स को कंप्लीट करें। कभी कभी रिस्पांस टाइम ज़्यादा, पर्टिकुलरली इन इंटरेक्टिव सिस्टम्स। ये इंटरेक्टिव सिस्टम्स फिर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इंटरेक्टिव सिस्टम्स में रिस्पांस टाइम काफ़ी मैटर करता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल इन्होंने दी है कि इन फ्रंट ऑफ योर वर्क स्टेशन, अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, यू परहैप्स केयर मोर अबाउट द टाइम बिटवीन हिटिंग द एंटर की एंड गेटिंग योर फर्स्ट आउटपुट देन द टाइम हिटिंग योर की एंटर की एंड कंप्लीशन ऑफ योर प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी अगर आपने कंप्यूटर के अंदर बैठे हैं और आपने इंटर का बटन दबाया, तो इंटर के बटन के दबाने से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई रिस्पांस आपको मिले बजाय ये कि आपकी जॉब कंप्लीट हो। इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नेटबीन्स है और इस नेटबीन्स को मैं ओपन करता हूँ, तो इसको अगर मैं इंटर दबाऊँ तो ये ओपन हो जाएगा। लेकिन देखें अब मैंने जो ही इंटर दबाया तो ये एक आइकन अपीयर हो गया मेरे माउस पॉइंटर के साथ और ये लोडिंग की स्क्रीन आई। तो ये मुझे इंडिकेट कर रही है कि आपका काम हो रहा है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। लेकिन नेटबीन्स ने मुझे रिस्पांस दे दिया है और मुझे ये रेड लाइन के थ्रू बता भी रहा है कि आपकी जो लोडिंग है वो भी हो रही है, अभी हुई नहीं है। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी एज ए यूज़र, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे नज़र आ रहा है कि यार ये कंप्यूटर जो है मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये अभी ओपन हुआ है। तो कभी कभी एज ए यूज़र वी नीड रिस्पॉन्स टाइम more than the turnaround time or more than the waiting time। तो इंटरेक्टिव सिस्टम में जहाँ पर यूज़र्स इंटरेक्ट करते हैं अपने सिस्टम्स के साथ, उसमें रिस्पांस टाइम ज़्यादा मैटर करता है उन टाइम से जो कि वो या कंप्लीशन से या टर्न अराउंड टाइम से ज़्यादा मैटर करता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रिस्पांस टाइम कम से कम हो। जितना कम होगा उतना ज़्यादा इंटरेक्टिव सिस्टम में बेहतर होगा। अच्छा, टर्न अराउंड टाइम क्या है? टर्न अराउंड टाइम, the time between job submission to completion is turnaround time। यानी कौन से वाला टाइम? फॉर यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू टर्नअराउंड टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट। टर्नअराउंड टाइम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल वेटिंग, अच्छा टर्नअराउंड टाइम क्या है? इट्स द सम ऑफ वेटिंग टाइम इन द रेडी क्यू, वेटिंग टाइम इन ऑल अदर इवेंट्स इंक्लूडिंग IO एंड टाइम द प्रोसेस एक्चुअली रनिंग ऑन द CPU। इन अदर वर्ड्स, जितना टाइम इसने न्यू में गुजारा होगा, जितना इसने रेडी में गुजारा होगा, जितना इसने वेटिंग में गुजारा होगा और जितना इसने रनिंग क्यू में गुजारा होगा, उन सब को कंबाइन करके आपके पास एक जो सम आए उसको हम फिर टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। और ये हम कैलकुलेट करेंगे जब हम एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, तो ये 5 के 5 हम कैलकुलेट करेंगे। इन ही क्राइटेरियाज की बेसिस पर तो हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम बेहतर है और कौन सा नहीं है। समझ आ रही है? अच्छा, ये लास्ट स्लाइड है, फिर उसके बाद शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं तो ये कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हमारे गोल्स क्या हैं? जब हम किसी एल्गोरिथम को डिज़ाइन करते हैं तो हमारा गोल क्या है? गोल ये है कि टू मैक्सिमाइज द CPU यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट। ठीक है, हमारा मकसद ये होता है कि हम CPU यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करें और थ्रूपुट को भी मैक्सिमाइज करें। ठीक है, और किन किन चीज़ों को मिनिमाइज करें? टर्न अराउंड टाइम को, वेटिंग टाइम को और रिस्पांस टाइम को। इन सारी चीज़ों को अगर हम मिनिमाइज करेंगे तो आपका जो ओवरऑल सिस्टम है वो एफिशिएंट होगा। और CPU यूटिलाइजेशन को अगर मैक्सिमम रखेंगे और थ्रूपुट को मैक्सिमम रखेंगे तो फिर आपका जो सिस्टम है वो एफिशिएंट होगा। इन अदर वर्ड्स, ये वाली स्लाइड। ठीक है, ये दो अगर मैक्सिमम होंगे तो आपका सिस्टम एफिशिएंट होगा और साथ साथ में अगर ये 3 मिनिमम होंगे तब भी आपका सिस्टम एफिशिएंट होगा। तो दिस इज द गोल बिफोर यू डिज़ाइन योर एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसकी फिर कुछ एग्जांपल दिए हैं कि बैच सिस्टम्स में ऐसा होता है और वगैरह वगैरह। लेकिन इन अदर वर्ड्स, दिस वन पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी डिज़ाइन एन एल्गोरिथम और अ सिस्टम, we try to maximize the CPU utilization and throughput of the system।
and we try to minimize the turnaround time, the waiting time and the response time. समझ आ रही है? तो ये अगर आपके जहन में होगा तो फिर आप किसी एल्गोरिदम को एसेस कर सकेंगे, चेक कर सकेंगे कि ये बेहतर है या नहीं है. तो इसके बाद फिर कल की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स क्या हैं. ठीक है, इसमें एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, प्रायोरिटी है, राउंड रॉबिन है, मल्टी लेवल क्यूज है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यूज है. ये सारे एल्गोरिदम्स हैं. हम पहले इस एल्गोरिदम को देखेंगे कि ये क्या है, फिर इसकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे और इसका फिर हम एवरेज टाइम और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि ये वाला एल्गोरिदम बेहतर है या ये दूसरे वाला बेहतर है. समझ आ रही है? तो इन एल्गोरिदम्स को हम इन 4 या 5 क्राइटेरियाज की बेसिस पर चेक करते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम बेहतर है या कौन सा नहीं है. तो इन एल्गोरिदम्स को फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, और कोशिश करेंगे कि पिछली क्लासेस जितनी गुजरी हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा करके मैं वो करूं, रिवाइज करूं. ठीक है, या जो क्लासेस हमसे गुजर गई हैं मैंने नहीं ली तो उनको भी थोड़ा रिवाइज कर लें. ठीक है, चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.